जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की ज़बरदस्त क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 30 स्टार्ट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 29 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा है तो ये बात आप भूल जाइए। अगर गाइस आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ किस्मत के भरोसे है या कहा जाए तो सब कुछ ऊपर वाले या भाग्य के भरोसे है, ना मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो आपका किस्मत जो है ये आप खुद अपने हाथों से बदल सकते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, टाइम नहीं है गाइस, मैं फटाफट क्वेश्चंस कवर करूंगा और आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका रेपो दर। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी रेपो दर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए? देखो मेरे प्यारे भाई, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर तैनात होते हैं। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए अगर कहा जाए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी 35 वर्ष बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? सभी मित्र बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करना मेरे भाई। तो माय डियर फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकार परीक्षा। सही होगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनके पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे ये बिंदुसार थे। यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बिंदुसार बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो देखिए, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश शासन में आएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप देखिए, जो गुलाम वंश है गाइस, ये 1206 से लेकर के 1290 तक का इनका शासनकाल था। ठीक है, गुलाम वंश का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखूंगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा। सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ 1206 से लेकर के 1290 तक के शासनकाल को गुलाम वंश कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1290 से लेकर के 1320 तक के शासनकाल को खिलजी वंश कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। और 1320 से लेकर के 1414 तक के शासनकाल को कहा जाता है तुगलक वंश, और जिसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। 1414 से लेकर के 1451 तक के शासनकाल को सैयद वंश कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे खिज खां। और 1451 से 1526 तक के शासनकाल को लोधी वंश कहा जाता है, जिसके संस्थापक थे बहादुर लोधी। ये मैंने आपको पूरा बताया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए गाइस मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? सैयद वंश यहाँ पर होगा। ठीक है, सैयद है। राइट होगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लूटो ग्रह। देखो सन 2006 में गाइस प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, जिसे बौना की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो प्लूटो ग्रह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे।
और मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं गाइज, ये आपको टफ लगे, इजी लगे या गाइज जो भी आपको लगे, मुझे मतलब नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लें। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी। जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टान। गेहूं एक है, अब आपको ये बताना है गेहूं क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, गेहूं एक प्रकार का अनाज है, बट इस क्वेश्चन के थ्रू कहा जाए तो औषधि यहाँ पर आपका सही होगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना, गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 एंड विटामिन ई पाया जाता है। और जो पिसाई के दौरान ह्रास हो जाते हैं, यानी जब गेहूं पीसा जाता है तो विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B6 व विटामिन ई, ये चार के चार विटामिन जो है गाइस, ये खत्म हो जाते हैं गेहूं जब पीसा जाता है। ठीक है, मतलब उसकी ताकत जो होती है कम हो जाती है, और गेहूं एक प्रकार के क्या हो जाएगा, औषधि हो जाएगा। और गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपके सामने कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं जो हैं, ये किस श्रेणी में आते हैं? सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र बताएंगे फटाफट, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो भी मेरे प्यारे भाई मतलब रेंगने वाले जीव होते हैं, जिन्हें रेप्टाइल भी कहा जाता है, तो रेंगने वाले जैसे सांप, कछुआ, छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये सभी रेंगने वाले श्रेणी में आते हैं। वो कहलाते हैं सरीसृप। क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सरीसृप कहलाते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी सरीसृप बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुद्रा में या मतलब मृदा में, मतलब मिट्टी में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आई होप सभी मित्र इसका आंसर जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मृदा जल में तनाव को मापने के लिए हम तनाव मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए प्रकाश मापी से, तो मेरे प्यारे भाई प्रकाश मापी से हम प्रकाश मापते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई जो शुष्क आर्द्रता मापी है, याद रखना, जो शुष्क आर्द्रता मापी है, इससे हम वातावरण की आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तनाव मापी जो है मेरे प्यारे भाई, ये आपका बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि बल का SI मात्रक क्या है? आई होप सभी मित्र इसका आंसर जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दीजिए। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, फ़र्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। बल का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सभी जानते हैं बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल जो है ये दाब का SI मात्रक होता है, और वाट जो है मेरे प्यारे भाई, ये शक्ति का SI मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इसमें ऊष्मा का कुचालक क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। माय डियर फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका शीशा। जो भी मित्र बता रहे हैं शीशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से अस्थायी रूप में डाटा संचित करता है? देखो मैं आपको बता दूं, जब अस्थायी रूप से आपसे कहा जाएगा, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या कहा, जब आपसे कहा जाएगा अस्थायी रूप से, तब आप कहेंगे रोम, ROM। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम जो है गाइज, ये कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा को संचित करता है। अगर आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर में अस्थायी रूप से कौन डाटा संचित करता है, अस्थायी रूप से, तब आप कहेंगे रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तब आप कहेंगे रैम, अगर अस्थायी यहाँ पर कहा जाएगा तब। लेकिन अगर अस्थायी कहा जाता है तब आप कहेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके डियर, अगला आपके सामने जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? विद्युत अपघटन का है, ऑक्सीकरण का है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और चयन होता है, या फिर अपचयन? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा।
जंग लगना जो है मेरे प्यारे भाई, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स याद रखना इसमें नहीं है आपसे बात कर रहा है, फटाफट आंसर दो। धूम कोहरे का घटक इसमें कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर परिवर्तनशील जैविक यौगिक ये है मेरे प्यारे भाई धूम यानी धुआं कोहरे का। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड ये तीनों के तीनों है, ये CO2 भी है इसमें, ठीक है। लेकिन गाइस जिसमें CO2 यानी क्लोरीन ऑक्साइड जो है ये धूम कोहरे का घटक नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग का निर्माण जो है ये निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया। दैट मीन्स ये हुआ कि नीति आयोग जो है गाइस ये किस संस्था का नाम बदल करके किया गया। इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग को गाइस उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, मैंने क्या कहा, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। मतलब नीति आयोग का जो निर्माण है ये किसकी संस्था के स्थान पर किया गया, तो योजना आयोग की संस्था के स्थान पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी डियर ऑप्शन ए बता रहे हैं योजना आयोग बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, TH मैमन। और मेरे प्यारे भाई जो W के राउंडजन है इन्होंने एक्सरेज की खोज की, आप सभी जानते हैं। तो TH मैमन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब आपको ये बताना है कि कौन किससे संबंधित है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। मेरे प्यारे भाई याद रखना गौरी शंकर देवीलाल जो हैं ये कथक से संबंधित हैं, ठीक है। और जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी से संबंधित हैं, माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा जो MF हुसैन हैं ये चित्रकला से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। पास्कल जो है ये किसकी इकाई है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि पास्कल जो है ये दाब की इकाई होती है गाइस, ठीक है, जो ब्लेस पास्कल के नाम पर रखी गई है। तो दाब का जो SI मात्रक होता है या क्या होता है, पास्कल ही होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। अगला है कि दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो दी सेल आउट नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं पॉल बेट्टी। और जो अरविंद अडीगा है मेरे प्यारे भाई इनके द्वारा द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास लिखा गया, ठीक है। और जो गाइस यहाँ पर एलिनोर कैप्टन है इनके द्वारा द लुमिनरीज पुस्तक लिखी गई। एंड जो गाइस यहाँ पर हार्वर्ड जैकसन है इनके द्वारा द फिंकलर क्वेश्चन नामक पुस्तक लिखी गई। तो याद रखना मैंने यहाँ पर सारे के सारे बता दिए हैं। अरविंद अडीगा के द्वारा द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक लिखी गई एंड मतलब उपन्यास है इनका, ठीक है। और एलिनोर कैप्टन के द्वारा द ल्यूमिनरीज नामक पुस्तक लिखी गई और हार्वर्ड जैक्सन के द्वारा द फिंकलर क्वेश्चन नामक पुस्तक लिखा गया, ठीक है। अगला आपके सामने पहले तो स्थान दिया गया, फिर कहा गया को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक राज्य अस्तित्व में आया किस दिन। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे। देखो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तराखंड बना है। सही होगा यहाँ पर आपका 9 नवंबर सन 2000 को। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन
विकास मंत्रालय के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में फिर डैश स्थान दिया गया। सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया। किसकी सुधार के लिए? विद्यालय सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण या फिर सबके लिए बिजली? इसका आंसर आप बताएंगे राइट क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई विद्यालय शिक्षा सही होगा आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, मतलब कौन सा नृत्य इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है और इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। दैट मीन्स ये हुआ कि अपने सिर के ऊपर एक घड़ा रखती है और जो महिला होती है और उस पे गाइज 108 लैंप या 108 दिए जलाए जाते हैं। ये गाइज एक शानदार लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश में। वह कौन सा नृत्य है? इसका आंसर आपको बताना है एंड आई होप सभी जानते भी होंगे, तो फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई चरकुला नृत्य बिल्कुल सही होगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मेरे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिर स्थान दिया गया में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा था कि एक ना एक क्वेश्चन बुद्ध जी से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। सही हो जाएगा यहाँ पर आपका सारनाथ। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी सारनाथ बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका सारनाथ। ठीक है, इन्होंने अपनी सीख जो है या उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? दैट मीन्स ये हुआ कि इसमें बिजली के कुचालक हैं यानी विद्युत के कुचालक हैं और ताप के सुचालक इसमें कौन से हो जाएंगे? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें अवरक जो है ये बिजली का कुचालक होकर के ताप का सुचालक है। ऑप्शन डी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट जो है ये किस प्रकार श्वास लेते हैं? यानी अधिकतर जो कीट होते हैं ये किस प्रकार सांस लेते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता रखा था टाइम बहुत कम है, मुझे कम समय में पूरे क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4840 वर्ग गज होते हैं। कितने होते हैं? 4840 वर्ग गज होते हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर आप बताएंगे। देखो जो इंडियन रिजर्व बैंक है मेरे प्यारे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये कहा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना 1 जनवरी 1949 को। यानी इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुई, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो हुआ ये मेरे प्यारे भाई 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसके पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक के? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर सारस अथवा क्रॉच। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सारस अथवा क्रॉच जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तब किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ के उप प्रधान को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने पूरी आंसर है विद सॉल्यूशन के साथ, आप चाहेंगे तो देख लेना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर मेहनत अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका स्कोर कितना रहा 38 क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर बताना। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जज्बे को इसी तरीके से बनाए रखिएगा, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। चाहे कुछ हो जाए गाइस, आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, अपने नाम एक सीट करनी है तो करनी है। धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।